हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नया मैटर लेकर आया हूँ। और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एसएससी में बोला जाता है। और इसमें से कुछ शब्द जो कि एसएससी द्वारा बोले भी गए हैं। तो आप सभी लिखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। भारत विकासशील देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के आम निवासियों की गरीबी दूर करने के लिए अनेक बृहद एवं सीमित योजनाएं समय समय पर बनाई गईं, आज भी बनाई जा रही हैं। फिर भी गरीबी की माननीय सीमा रेखा से भी निचली सतह पर जीवन जीने को विवश लोगों की संख्या यहाँ कम नहीं हो सकी। यह बात निश्चय ही खेदजनक है। मानवाधिकार और अंत्योदय की बढ़ चढ़कर बातें करने वाले देश एवं मानवता के लिए कलंक भी हैं। बाल श्रमिक समस्या का संबंध मुख्यतया गरीबी और 2 जून की रोटी जुटाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी है। कितने दुख और निराशा की बात है कि जिन नन्हे मुन्नों के खेलने खाने या पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारने के दिन होते हैं, उन्हें दिन में विषम एवं दयनीय परिस्थितियों में कई बार तो भूखे प्यासे या आधे पेट खाकर 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। केवल काम ही नहीं करना पड़ता, निर्दय मालिकों की भद्दी गालियाँ, लाते मुक्के और घूंसे तक खाने पड़ते हैं। वह भी तब जबकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाए जाते हैं। बच्चों को भविष्य के नागरिक घोषित करके उनके उचित लालन पालन को राष्ट्रीय एवं मानवीय कर्तव्य कहा जाता है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि बाल श्रमिकों की समस्या और स्थिति सुधारने के स्थान पर और भी विडंबनापूर्ण और भयावह होती जा रही है। भारत में बाल श्रमिकों की समस्या कोई नई चीज नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी घरों में इस प्रकार के श्रमिक बच्चे होते थे, जिन्हें मुंडू कहकर पुकारा जाता था। पुकारने के संबोधन विभिन्न प्रांतों में अलग तथा और कुछ भी हो सकते हैं, पर तब ये मुंडू या बाल श्रमिक अक्सर पहाड़ी ही अधिक होते थे। पहाड़ी प्रदेशों और ग्रामों की निर्धनता तो सर्वविदित है ही। तब गरीब घरों के बच्चे माता पिता की इच्छा या प्रेरणा से ही मैदानी शहरों प्रदेशों में आकर घरेलू नौकर का काम करते थे। अन्य क्षेत्रों में बाल श्रमिक प्रायः दिखाई नहीं देते थे। परंतु आज जो स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है, आज केवल पहाड़ी क्षेत्रों के बाल श्रमिक ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र के बाल श्रमिक देखे जा सकते हैं। उनका कार्यक्षेत्र भी अब केवल घरों तक ही सीमित नहीं रह गया। होटलों, ढाबों, दुकानों, कल कारखानों, भट्टियों, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों आदि सभी स्थानों पर उन्हें कठोर श्रम करके बचपन को गलाते बाल इच्छाओं और
भावी जीवन विकास का गला घोंटते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि फुटपाथों पर छोटी मोटी वस्तुएं, समाचार पत्र आदि बेचते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप यातायात के अनेक आधुनिक साधनों का विकास हुआ। परिवहन के साधनों में आए परिवर्तनों ने नदी, नालों, पहाड़ों, जंगलों को लांघना सरल कर दिया है। अब हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में तय की जा सकती है। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि तो अब परंपरागत साधनों की श्रेणी में गिने जाने लगे हैं। अब तो परिवहन के ऐसे वाहन बनने लगे हैं जो जल, थल और वायु में चल सकते हैं। सामान्य रेलों के स्थान पर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली बुलेट रेल भी पटरी पर दौड़ने लगी है। महानगरीय परिवहन व्यवस्था से तात्पर्य यातायात के उन साधनों से है जो सड़क पर या रेल पटरी पर चलते हैं। महानगरों में परिवहन व्यवस्था में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के यातायात के साधन सम्मिलित होते हैं, परंतु इसमें मुख्य स्थान सामान्य रूप से सरकारी परिवहन व्यवस्था का ही होता है। भारत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद आदि महानगर हैं। इन महानगरों में यातायात की व्यवस्था के लिए अपने अपने परिवहन प्राधिकरण हैं। कुछ महानगरों की यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की परिवहन व्यवस्था काफ़ी हद तक संतोषजनक है। यह बात सभी महानगरीय परिवहन व्यवस्थाओं में समान देखी जाती है कि उनमें महिलाओं और विकलांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। प्रायः लोग उन सीटों पर बैठने से बचते हैं और यदि बैठ भी जाते हैं तो किसी महिला के आने पर उसे स्थान दे देते हैं। बस में चढ़ने उतरने के नियम यद्यपि सभी परिवहन व्यवस्था में एक समान हैं कि पंक्तिबद्ध रूप से चढ़ें। मुंबई में यह नियम पूर्णतया सफल है। लोग पंक्तिबद्ध होकर चढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली में इस नियम का पालन कोई नहीं करता। कदाचित इसका कारण बसों का अभाव है। दिल्ली में बसों के आने जाने के समय में काफ़ी अंतर है, इसलिए यात्री धक्का मुक्की करके पहले बस में सवार होना चाहते हैं ताकि वे अपने कार्यस्थल अथवा गंतव्य पर समय से पहुंच सकें। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा महानगर है जिसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है और यहाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के कार्यालय भी हैं। संसद भवन है, विधानसभा है और दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका व छावनी बोर्ड हैं। इन सभी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न
विभागों के कार्यालय हैं। स्टॉप।